Hello everyone, welcome to UGC Net with Preet. This side Preet your पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स फैकल्टी। आज हम कॉमर्स की यूनिट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सेकंड क्लास कंडक्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है, जैसे बैंकिंग का कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आरबीआई के वो कवर कर चुके हैं हम। आगे हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं वो भी हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है, जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जहां पर लो इनकम के लोग होते हैं, वो चाहे अर्बन एरिया में हो या फिर रूरल एरिया में हो, वहां पर अफोर्डेबल, सेफ, कन्वीनियंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि अकाउंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, इन सब की सुविधा पहुंचाना किसमें, एक रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल वे में। मतलब कि उनका बैंक खाता खुलवाना, बैंक अकाउंट, ताकि वे अपना जो पैसा है वो सेव कर सके। अगर उन्हें लोन चाहिए तो उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करवाना। डिजिटल बैंकिंग जैसी एप्स का ऐप जो है हमारी यूपीआई वगैरह, उनका यूज करना उन्हें सिखाना, ताकि वो अपना मतलब पैसा आसानी से ट्रांसफर कर सके। उन्हें पैसा चाहिए तो वो पैसा मंगवा सके अपने अकाउंट में, या उन्हें पैसा देना हो तो वो अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन की इम्पोर्टेंस क्या है, देखते हैं। स्पोर्ट्स इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि कोई अगर व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे लोन चाहिए, तो ये कम रेट्स पर लोन प्रोवाइड करवाते हैं। और उन्हें जो भी मतलब सपोर्ट की नीड होती है वो सपोर्ट ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करवाते हैं। आगे क्या है वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा देते हैं। जैसे कि क्या माना जाता है कि वुमेन जो है मतलब थोड़ा पिछड़ा वर्ग माना जाता है इसको, तो इसको भी ये प्रोमोट करते हैं। रिस्क को मैनेज करते हैं, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। प्रोडक्टिव और इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट कैसे होगी, जैसे ही नए नए स्टार्टअप्स के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे, स्टार्टअप्स होंगे तो मार्केट में कुछ ना कुछ अलग अलग इन्वेंट होगा, या फिर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स इन अचीव 7 आउट ऑफ 17 एसडीजी गोल्स। जो एसडीजी गोल्स हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 हैं उनमें से 7 अचीव करने में हेल्प करता है। ये एसडीजीज यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पेपर 1 में ये एक अहम हिस्सा रखते हैं। मतलब इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, ये हमारा 2025 में 64 तक पहुंच चुका है। इंडेक्स जितना मतलब हम 100 के करीब होंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा, मतलब ये अभी हाँ बढ़ोतरी पर चल रहा है। इंट्रोड्यूस कब हुए, 2021 में। स्केल कितना है, 0 से 100, हम कहाँ पर हैं, 64 पर। बेस्ड ऑन 97 इंडिकेटर्स, हम इसके अलग अलग 97 इंडिकेटर्स भी हैं। आगे क्या है हमारे 3 सब पैरामीटर्स, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उनके 3 आगे पैरामीटर्स हैं। पहला है एक्सेस, मतलब पहुंच, इजी होनी चाहिए, यही कहेंगे हम। इसका हिस्सा कितना है, 35%। अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पहुंच आसान होनी चाहिए, कहाँ, बैंकिंग या डिजिटल पेंशंस जो भी है, मतलब कि हमारा फाइनेंस से रिलेटेड जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उन पर हमारी पहुंच इजी होनी चाहिए। यूजेज का कितना परसेंटेज है, 45%। ये क्या है, सेविंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटी, 20% है।
परसेंटेजेस की। ये लिटरेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इनइक्वेलिटी को बढ़ावा देता है, मतलब सभी को एक साथ लेकर चलता है, किसी में भेदभाव नहीं करता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से क्या मतलब है हमारा, कि ये जो आजकल फाइनेंस से रिलेटेड फ्रॉड हो रहे हैं उनके अगेंस्ट कंज्यूमर को सिखाना या उनसे बचाना जो भी है। लिटरेसी का क्या मतलब है कि उन्हें साक्षरता देना, उन्हें फाइनेंस के बारे में ज्ञान प्रोवाइड करवाना, या फिर जो हम पेमेंट के लिए यूपीआई वगैरह हमारा आजकल ये यूज़ करे हैं वो सिखाना कि कैसे हो सकता है, ये लिटरेसी में आएगा। आगे क्या है हमारा, मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो स्कीम्स हैं वो देखते हैं क्या है। पहला हमारा स्टैंड अप इंडिया। कब लॉन्च हुआ ये, 2016 में। कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लोन प्रोवाइड करना किसी SC ST की वुमेन इंटरप्रेन्योर्स को, जो वुमेन इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। अब तक कितने लोन सैंक्शन हो चुके हैं, 61,020 करोड़ लोन सैंक्शन हो चुके हैं इस स्कीम के तहत। सेकंड आती है हमारी यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये कब लॉन्च हुई, 2016 में। किसके द्वारा लॉन्च की गई, एनपीसीआई के द्वारा। अब तक कितनी ट्रांजैक्शन हो चुकी है इससे, 18.39 बिलियन। मतलब हर कोई यूपीआई ही यूज कर रहा है आजकल। तो कहाँ इंडिया में कितनी डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, टोटल 85%, मतलब 85% लोग जो है डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, और 50% हमारी ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट हो चुकी है। ये एक डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेजर टूल है, सबसे मेजर। हम 2016 से इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे देश हैं, बाहर के देश हैं, वहां पर अब तक यूपीआई नहीं है। हमें अगर कहीं पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं, जैसे कोई ऑटो वाला है या कोई सब्जी बेचने वाला है, वह भी अपना मतलब यूपीआई यूज करते हैं। स्कैन, अपना अपना स्कैनर क्यूआर कोड रखते हैं, उसको स्कैन करके हम इजीली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन विदेशों में क्या हो रहा है, आज भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड ये ज्यादा चलते हैं। अब 2023 से लेकर 2025 में हमने क्या किया है, इंटरनेशनली एक्सपेंशन किया है हमारे यूपीआई का। हम मतलब हम हमारी ऐप को बाहर भी भेज रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि नाम से ही पता चल रहा है वुमेन्स के लिए होगी। टारगेट वुमेन्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो इकोनॉमिक बेस पर वीक हैं सेक्शंस, उनकी वुमेन्स को टारगेट किया गया है। द स्कीम प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू ए ग्रुप, मतलब ये 20 वुमेन्स का ग्रुप लेंगे और उन्हें ट्रेनिंग देंगे, क्राफ्ट एक्टिविटीज में ट्रेनिंग देंगे। फिर उनका क्या करेंगे, एक हेल्प ग्रुप फॉर्म कर देंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब ये जो ग्रुप होगा फिर अन्य महिलाओं का की हेल्प करेगा, मतलब उनको ट्रेनिंग देगा, जो भी करेगा। ठीक है। इसको इस मतलब ग्रुप को कितना लोन प्रोवाइड करते हैं, 1,40,000 का। उसका इसका रीपेमेंट पीरियड कितना है, 3.5 साल। नेक्स्ट आता है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कब लॉन्च हुई, 2014 में। ये क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है, वन बेसिक से हमारे पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट को प्रमोट करता है। मेन जो उसमें क्या है, मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब हम जीरो बैलेंस पर खाता हमारा खुलवा सकते हैं। रुपे डेबिट कार्ड को प्रमोट करता है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस का कितना तक, 1 लाख तक, गलत है यहाँ पर, 1 लाख तक
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है 10,000 तक की। अगर हमारा बैंक में अकाउंट है, उसमें हमारा लेन देन सही है, मतलब अगर हमने लोन लिया है तो उसकी रीपेमेंट हम अच्छे से कर चुके हैं पहले, तो हम ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं, वो भी 10,000 तक। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कब लॉन्च हुई? 2015 में। क्या क्या कवर करते हैं? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो उसका प्रीमियम कितना है? 20 रुपये पर ईयर कटता रहता है अपने आप, और रिन्यू भी हो जाता है एनुअली अपने आप। डेथ पर क्या मिलेगा? 2 लाख मिलेगा। और जो मतलब हमारा नॉमिनी होगा, जिसने इंश्योरेंस लिया है, उसका नॉमिनी जो होगा उसे ये अमाउंट मिल जाएगी 2 लाख तक की। नेक्स्ट आता है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये क्या, इसका काम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कवर करता है 2 लाख तक, और इसका प्रीमियम कितना है? 436 रुपये पर ईयर अपने आप कटता रहता है। नेक्स्ट है हमारा अटल पेंशन योजना। इसमें क्या है? एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 ईयर्स। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? हमारा बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी हम अटल पेंशन योजना में का हिस्सा बन सकते हैं। पेंशन क्या? 1,000 to 5,000 पर मंथ एट। इसका मतलब क्या है? हम जितना मतलब कि प्रीमियम ऐड करेंगे, जितना प्रीमियम देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है पेंशन मिलेगी। अगर हम प्रीमियम कम डालते हैं तो हमारा 1,000 तक पेंशन आएगी, अगर प्रीमियम ज्यादा होता है तो वो 5,000 तक भी चली जाती है। आगे आता है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? ये फार्मर से रिलेटेड है। जब जिस टाइम मतलब किसानों को जरूरत होती है, टाइमली और अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है फार्मर्स को फॉर इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। मतलब हमें एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना है कुछ भी, उसके लिए टाइमली और मतलब जिसे अफोर्ड कर सकते हैं वो क्रेडिट फार्मर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब इसका क्या उद्देश्य है? सीधा सीधा मतलब फार्मर्स को प्रोमोट करता है। आगे है हमारी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसे पंचज्योति भी बोलते हैं। ये पहली क्या है? इक्विटेबल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब जिस सेक्टर को लोन की रिक्वायरमेंट है, फंड की रिक्वायरमेंट है, उसे अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाना। मतलब कि एक्सेस होना चाहिए, यूजेज रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल एंड सुटेबल अफोर्डेबल सर्विसेज उसको प्रोवाइड करवाना। आगे है जेंडर सेंसिटिव एंड वुमेन लेड इंक्लूजन। मतलब वुमेन को प्रमोट कर रहे हैं, वुमेन्स पर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी लिवलीहुड एंड स्किल इकोसिस्टम सिनर्जी। ये क्या करता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्किल, लिवलीहुड और सपोर्ट सिस्टम से लिंक करता है। मतलब हमारे अंदर कोई स्किल है, उसके बेस पर हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवा देते हैं। मतलब काम, कुछ हमारा जो काम है उसको जोड़ देते हैं स्किल से। फाइनेंशियल एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। एजुकेशन क्या है? मतलब हम जो भी अब पेमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं, हमारे कोई कुछ ना कुछ नए इन्वेंशन हो रहे हैं, उसके बारे में एजुकेट करना, बताना, अपने मतलब प्रोमोट रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर थ्रू एजुकेशन। मतलब उन्हें फाइनेंस के बारे में एजुकेट करना, बताना। कस्टमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। ये क्या है? इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ ग्रीवियंस सिस्टम। ग्रीवियंस सिस्टम की रिलायबिलिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं कि हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, इसके लिए इसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? टाइप ऑफ बैंक्स इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइप्स के बैंक है? ये फर्स्ट आता है हमारा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या है? प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक्स है जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है। क्या ये क्या प्रोवाइड करते हैं? डिपॉजिट, सेविंग, लोन एंड पेमेंट्स।
हम पैसा इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, पैसा सेव कर सकते हैं वहाँ पे। हमें लोन चाहिए तो हम लोन ले सकते हैं। और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड भी करवाता है, जैसे कि ये एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। लार्जेस्ट शेयर इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, सबसे ज़्यादा शेयर किसका है हमारे बैंकिंग सिस्टम में? कॉमर्शियल बैंक्स का। मिनिमम पेड अप कैपिटल हम इन कितनी चाहिए होती है? 500 करोड़। मतलब कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक स्टार्ट करने के लिए कम से कम हमें 500 करोड़ की मिनिमम कैपिटल रिक्वायर होती है। नो अपर लिमिट ऑफ डिपॉजिट, हमें मतलब पैसा डिपॉजिट करवाना है तो उसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं होती, हम कितना भी पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं। प्रोवाइड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, ये कॉमर्शियल बैंक जो है डेबिट और क्रेडिट दोनों टाइप के कार्ड्स प्रोवाइड करवाते हैं। फुल लैंडिंग पावर, मतलब जितना भी हम पैसा उनसे लेना चाहते हैं, हम जितना भी लोन लेना चाहते हैं ये हमें लोन प्रोवाइड करवाते हैं। आगे आता है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स। 51% ओनरशिप किस गवर्नमेंट की हो तो वो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक होगा, जैसे सेबी, एसबीआई है, पीएनबी है, ये हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। आगे हमारा आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। 51% ओनरशिप अगर किसी प्राइवेट एंटिटीज के साथ है तो वो हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? एचडीएफसी, एक्सिस बैंक हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। आगे आता है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये किसके द्वारा रिकमेंड किए गए? उषा थोरट कमेटी। ये कमेटीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है हमारा? प्रोवाइड फुल बैंकिंग टू स्मॉल बोरोवर्स। जो स्मॉल बोरोवर्स हैं उन्हें लोन चाहिए होता है तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स प्रोवाइड करवाते हैं। इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी की जरूरत होती है? 200 करोड़ की। एक मिनिमम पेड अप कैपिटल एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है तो उसे मतलब याद करना जरूरी है। इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है, मतलब अगर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, लोन लेते हैं तो उसकी कोई लिमिट यहाँ डिफाइन नहीं की गई है। प्रोवाइड डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, ये डेबिट और क्रेडिट दोनों प्रकार टाइप के कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। गिव ऑल टाइप ऑफ लोन एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट, हम इसमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं और हम लोन भी ले सकते हैं। ये सभी प्रकार के लोन्स हमें प्रोवाइड करते हैं। सीआरआर और एसएलआर दोनों एप्लीकेबल होती है इस पे। मतलब सीआरआर हमारी क्या है? एनडीटीएल का परसेंटेज, कुछ परसेंट जो बैंक्स अपने पास कैश में रखते हैं। एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज। एसएलआर क्या होता है? वही एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं हमारे बैंक्स, वो हमारा एसएलआर होता है। बोथ एप्लीकेबल, मतलब कि इन्हें सीआरआर भी मेंटेन करना होता है और एसएलआर भी मेंटेन करके रखना होता है। ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक किसके द्वारा रिकमेंडेड है? नचिकेत मोर कमेटी। ये पेमेंट बैंक्स जो है हमें लोन प्रोवाइड नहीं करते और जो अगर हमें डिपॉजिट करवाना होता है तो ये कम सिर्फ 2 लाख तक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम मतलब इंटरनेट बैंकिंग बोल सकते हैं जिसको। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है इसकी? 100 करोड़। स्मॉल फाइनेंस बैंक की 200 करोड़, कॉमर्शियल बैंक की 500 करोड़ और हमारी जो पेमेंट बैंक है उसके लिए 100 करोड़ मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। डेबिट कार्ड्स अलाउड करते हैं, क्रेडिट कार्ड अलाउड नहीं करते। ओनली सेविंग एंड करंट डिपॉजिट, क्या किसको प्रमोट करते हैं? ओनली एंड ओनली सेविंग एंड करंट डिपॉजिट्स को। नेक्स्ट हमारा आता है सीआरआर, एसएलआर दोनों एप्लीकेबल होती है और ये जो पेमेंट बैंक्स हैं वो भी आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड होती हैं। इन्हें अपना सीआरआर और एसएलआर दोनों मेंटेन करके रखने होते हैं। वही एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज सीआरआर मतलब कैश में और एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज हमारा उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं? जो बाहर के बैंक्स होते हैं लेकिन उनकी ब्रांचेज क्या है? इंडिया में हो, जैसे सिटी बैंक, एचएसबीसी, ये हमारे फॉरेन बैंक्स है।
आगे आता है हमारा रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स का नाम से ही पता चलता है, मतलब रूरल एरियाज के होंगे। ये क्या है, आरआरबी एक्ट 1975 के अंडर स्टेबलाइज्ड है। प्रोवाइड बैंकिंग इन रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर्स। रूरल या मतलब एग्रीकल्चर के लिए कुछ कुछ कोई भी बैंकिंग सर्विसेज की जरूरत होती है तो ये बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। इनकी जॉइंट ओनरशिप होती है किसकी, सेंट्रल, स्टेट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक्स की। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितनी ओनरशिप है, ये 50%। स्टेट की कितनी है, ये 15%। और स्पॉन्सरिंग की है 35। ये परसेंटेज एग्जाम में पूछी जाती है, इनको ध्यान रखना। ये नहीं सोचना है कि स्टेट बैंक है तो हमारा 35% देगा, नहीं। स्टेट गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है, 15%। ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होगी, मतलब जिस एरिया में हमारा रीजनल रूरल बैंक स्टेबलाइज करना है वहां की स्टेट गवर्नमेंट है ये। सेंट्रल 50%, स्टेट 15% और हमारा स्पॉन्सरिंग बैंक है 30%। आगे आता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल म्यूचुअल हेल्प, मतलब जो म्यूचुअल हेल्प से चलते हैं हमारे बैंक्स, वो क्या होंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स। सर्व लोन्स इन लो मिडिल इनकम ग्रुप्स इन रूरल अर्बन एरियाज। इसका फंक्शन क्या है, लोन सर्व करना, कहाँ, लो और मिडिल इनकम, जहाँ जिस जिस एरिया में लो और मिडिल इनकम के लोग रहते हैं उन्हें लोन की जरूरत होती है तो ये हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं। ड्यूअल रेगुलेशन होती है आरबीआई की और स्टेट रजिस्ट्रार की, मतलब कॉमर्शियल बैंक जहां पर भी स्टेबलाइज है वहां की स्टेट और आरबीआई दोनों इसको रेगुलेट करते हैं। आगे आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। सबसे पहला हमारा अर्ली फेज, मतलब जो हमारी इंडिपेंडेंस से पहले वाला फेज है वो। सबसे पहला हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो स्टेबलाइज किया गया किसके द्वारा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। कब स्टेबलाइज हुआ, 1770 में। और ये 1832 में बंद हो गया, मतलब ये चल नहीं पाया। सेकंड हमारा जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ये 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ कोलकाता हमारा 1806 में बनाया गया। बाद में इसका 1809 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल। आगे हमारे 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स हैं, जो जिसमें पहला है बैंक ऑफ कोलकाता जिसका 1809 में नाम बदल कर क्या कर दिया, बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। दूसरा है हमारा बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। यही बैंक आगे चलकर क्या हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया 1921 में। बाद में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया, कब, 1955 में। और इसी टाइम ये नेशनलाइज भी हो गया। मतलब क्या है, हमारे बैंक ऑफ कोलकाता जिसका नाम बाद में क्या कर दिया गया, बंगाल। 1809 में ये किया गया और 1806 में ये स्टेबलाइज हुआ ये। और बैंक ऑफ बॉम्बे पहला क्या है, हमारा 1806 में क्या था, बैंक ऑफ कोलकाता। इसका रीनेम कब किया गया, इसको 1809 में क्या किया गया, बैंक ऑफ बॉम्बे। बंगाल। सेकंड है हमारा बैंक ऑफ बॉम्बे।
आगे है हमारा 1843 में ये तीनों बैंक मिलकर 1921 में क्या बने? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये आईबीआई जो बना था ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता था, मतलब कॉमर्शियल बैंक के भी और सेंट्रल के भी। बाद में 1955 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो कॉमर्शियल फंक्शंस परफॉर्म करता था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे दिए गए, और जो सेंट्रल फंक्शंस परफॉर्म करता था वो 1935 में आरबीआई स्टेबलाइज किया गया, उसको दे दिए गए। ये जो बैंक था आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जब बना तो ये प्राइवेट बैंक था, मतलब इसकी 51% ओनरशिप किसके साथ थी? प्राइवेट एंटिटीज के साथ। बाद में 1949 में इसे नेशनलाइज किया गया आरबीआई को, तब ये हमारा फुली गवर्नमेंट बैंक बना। ये हो गया हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके बनाया गया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना? इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके बनाया गया, मतलब बैंक ऑफ कोलकाता जिसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। आगे हमारा आरबीआई आया 1935 में, जो पहले प्राइवेट बैंक था, बना तब, मतलब 1 अप्रैल 1935 को बना। आरबीआई एक्ट कौन सा था? 1934। ओरिजिनली क्या था? ये प्राइवेट बैंक था। 1949 में नेशनलाइज करके ये गवर्नमेंट बैंक बनाया गया। आगे आता है हमारा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1948, जो बाद में क्या बना? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना 1949। उसके बाद हमारा आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बना, किसको चेंज करके? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदलकर क्या किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जब बना उसी टाइम नेशनलाइज हो गया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ? 1955 में। फर्स्ट नेशनलाइजेशन था 1969 में। 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज किया गया, जिसका मतलब उसके लिए क्राइटेरिया क्या था कि डिपॉजिट कितनी 50 करोड़ से ज्यादा या 50 करोड़ होनी चाहिए। उन 14 बैंकों को मिलाकर उन 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब जो प्राइवेट बैंक्स थे उनको गवर्नमेंट ने खरीद लिया, उनका स्टेक खरीद लिया गवर्नमेंट ने। सेकंड नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1918 में। उसके बाद कितने बैंक हुए? 6 और बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। सेकंड आता है हमारा लिबरलाइजेशन फेज 1991, जिसमें नरसिम्हा कमेटी बनाई गई, जो किसके लिए थी? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। इसको क्या फर्स्ट सेक्टर रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, मतलब फाइनेंस सेक्टर में जो भी बदलाव करने हैं उसको प्रमोट करना है, वो इसी कमेटी के अंडर लिया गया। किसके लिए रिकमेंड की गई थी? रिड्यूस एसएलआर एंड सीआरआर, जो स्ट्रेचुरली लिक्विडिटी रेशियो है हमारी और कैश रिजर्व रेशियो है, उनको रिड्यूस किया गया। उनको रिड्यूस करने से क्या हुआ? जैसे कि हमारी सीआरआर की परसेंटेज कम कर दी गई, सीआरआर की परसेंटेज कम होगी तो बैंक में पैसा जो होगा कैश के रूप में वो कम होल्ड करेंगे। अगर ये कैश कम होल्ड होगा तो आगे लोन्स ज्यादा होंगे, मार्केट में लोन्स ज्यादा जाएंगे, तो फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा मजबूत होगा। वही एसएलआर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स, वो अगर कम करेंगे तो भी हमारा मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा। यहाँ पर एसएलआर में कम पैसा होल्ड होगा और मार्केट में ज्यादा जाएगा। प्राइवेट बैंक्स को प्रमोट किया, एनपीए नॉर्म्स को इम्प्रूव किया। एनपीए नॉर्म्स क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये हमारा आगे
टॉपिक आएगा हम उसमें कवर करेंगे एनपीए नॉर्म्स को, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को या फिर बेसल नॉर्म्स को इसके अंडर लिया गया। ये बेसल नॉर्म्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम ये दोनों टॉपिक वहां कवर करेंगे। आगे आता है हमारा 1993 और 4 में क्या हुआ, प्राइवेट बैंक्स आए नई, कौन से HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक। 1998 में क्या हुआ, नरसिम्हा कमेटी, सेकंड नरसिम्हा कमेटी आई, जो किसके लिए थी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। फर्स्ट कमेटी किसके लिए थी, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए। ये फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। सेकंड किसके लिए है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। इसी में भी क्या किया गया, एनपीए को रिड्यूस किया गया, मतलब एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग बनाने से रोका गया। बैंकिंग कंसोलिडेशन किया गया, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई गई, जो मतलब कि अगर हमारे प्रॉफिट ज्यादा ओवरस्टेटेड हो रहे हैं तो उनको कम करना, या हमारी मतलब बैलेंस शीट को रिकंस्ट्रक्ट करना, उसके लिए कंपनीज बनाई गई। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल फेज। 2001 में क्या आया, केवाईसी को सब जानते ही है, केवाईसी क्या होती है। 2000 में सिविल स्कोर स्टेबलाइज हुए, कहाँ तक होता है ये, 300 से 900 तक, मतलब इसके बीच में हमारा सिविल स्कोर होता है, तो हम लोन इजीली ले सकते हैं। कहीं भी लोन लेंगे तो हम बैंक्स क्या होते हैं, हमारा सिविल स्कोर ही चेक करते हैं, उसके बाद ही हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। 2008 में पेमेंट सिस्टम रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे फंक्शंस आए, जैसे रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट्स के। इससे क्या हो सकता है, जैसे कि हम यूपीआई यूज करते हैं, यूपीआई में हमने यूज किया फोन पे, उसमें क्या लिमिट्स होती हैं, हम एक दिन में सिर्फ 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या है, उस मतलब लिमिट को बढ़ाया गया। अगर इकट्ठा पैसा ज्यादा ट्रांसफर करना होता है तो एनईएफटी या आरटीजीएस का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न फेज। मॉडर्न फेज में क्या है, 2014 में हमारी जनधन योजना आई, 2015 में हमारी मुद्रा बैंक्स आई, 2015 में पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आए, 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ, जिसका मतलब दबदबा है आज के टाइम पे। 2016 में आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। 2023 से 25 में यूपीआई का एक्सपेंशन किया गया इंटरनेशनली, मतलब विदेश में भी एक्सपेंशन हुआ इसका। 2025 में आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कहाँ तक पहुंच गए, 67 तक। आगे आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स इन इंडिया। आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, किसके लिए बनाया गया, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर इंडस्ट्रीज के लिए। कब आया है, 1948 में। नेक्स्ट है हमारा आईबीडीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, किसके लिए, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। बाद में ये फुल फ्लेश्ड बैंक भी बन गया। पहले आईडीबीआई जो डीएफआई थी वो कब बनी, 1964 में, और बैंक कब बन गया है, बाद में 2004 में। आगे है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1990 में आया, किसके लिए, स्मॉल स्केल के लिए, जो इंडस्ट्री स्मॉल स्केल पर जो इंडस्ट्रीज थी उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए ये सिडबी बनाई गई। आगे आता है हमारा नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया स्पेशली इसको। यह कब बना, 1982 में। नेक्स्ट है आता है हमारा एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहे के थ्रू जो ट्रेड होता है उसके लिए ये बैंक बनाया गया। कब बनाया गया, 1982। आगे आता है हमारा एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउसिंग फाइनेंस के लिए बनाया गया, ये कब आया, 1988 में। आगे आता है हमारा आईएफसीआई, टीएफसीआई, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो किसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए, 1989 में आया। नेक्स्ट है हमारा एसएफसी, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस, फाइनेंस टू स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री
एट स्टेट लेवल पर जो छोटी और मीडियम साइज की इंडस्ट्रीज है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए इसको बनाया गया कब 1951 में। आगे आता है SIDCs, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस, मतलब जो विद इन स्टेट इंडस्ट्री को प्रमोट किया करने के लिए इसको बनाया गया कब 1960 में। आगे आता है हमारा ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस, प्रमोट लॉन्ग टर्म जो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, प्रमोट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, मतलब प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करता है। ये कब आया 1955 में। बाद में यूनिवर्सल बैंक बन गया कब 1994 में। ये जो हमारे फाइनेंशियल ये हमारे बैंक्स हैं, इनके ईयर याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे एग्जाम में हर बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन पर बेस्ड कुछ PYQs हैं वो देख लेते हैं। हमारे क्या है, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे वर एस्टेब्लाइज्ड, मतलब जिस साल में जो सा बैंक बना, इंस्टीट्यूशंस बना, उनके ईयर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है। पहला हमारा नाबार्ड। नाबार्ड कब बना था, 12 जुलाई 1982। NHB हमारा कब बना, 1988 में। एक्सिम बैंक हमारा कब बना, 1 जनवरी 1982। सिडबी 1990। IIBI 1971। एग्रीकल्चर के लिए, हाउसिंग बैंक के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा 1971, मतलब E ऑप्शन से स्टार्ट होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। What is the minimum capital prescribed by RBI for starting a new financial bank? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसके लिए होनी चाहिए 200 करोड़। पेमेंट बैंक के लिए कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़। और कॉमर्शियल बैंक के लिए 500 करोड़। नेक्स्ट है हमारा, इनको फिर मैच करना है। IFCI हमारा कब था, 1948 में आया, ये है। IDBI 1964 में। ICICI 1955 में। और ये हमारा IIFCL कितना है, 2006 में। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ स्टेबलाइजमेंट फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। ये हमारे PYQ है सभी, मतलब इन ईयर से एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना, 1921 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। लाइफ इंश्योरेंस कब आई, 1956 में। UTI हमारा 1964 और RRB हमारा 1975। तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है, ABCD हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रीजनल रूरल बैंक, RRB के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। 1975 में बना RRBI, बिल्कुल ठीक है। RRB एक्ट 1976 इज अप्लीकेबल। मिनिमम पेड कैपिटल इज, ये 10 करोड़ नहीं 1 करोड़ चाहिए होती है RRB के लिए। द सर्विस ऑफ RRB आर नॉट अवेलेबल इन स्टेट ऑफ गोवा एंड सिक्किम, ये भी ठीक है क्योंकि RRB की सर्विस कहाँ, जिस स्टेट में RRB एस्टेब्लिश किया गया है उसी स्टेट में उसकी सर्विस अवेलेबल होगी। RRB was owned by central government, state government and sponsoring bank in the proportion of, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा कितना है 50,
स्टेट गवर्नमेंट का कितना है 15 और स्पॉन्सरिंग बैंक का कितना है 35, मतलब ए बी डी और ई हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ये सितंबर 2024 की, ये फिर यही है। एनएचबी हमारा कब बना 1988 में, आईडीबीआई 1964, सिडबी 1990 और आईएफसीआई ये 1948। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ स्टेबलाइजमेंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना 1955 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में, रीजनल रूरल बैंक 1975 और स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में। सबसे पहले क्या आएगा बी, उसके बाद में सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा द नरसिम्हा कमेटी 1991। ये आगे वाली आ गई है नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी 1991 के किसके लिए बनाई गई थी? ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। नरसिम्हा कमेटी 1991 मतलब हमारी फर्स्ट नरसिम्हा कमेटी, और इसको फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। ये हमारा पीवाईक्यू है जो ड्रॉप हुआ था, मतलब इसके दोनों क्वेश्चन सही, दोनों ऑप्शन है वो सही है। अगर इनमें से एक आता ऑप्शन में तो हम वो चूज कर लेते, नहीं, ये हमारे दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इन विच of the following ratios the share capital of RRB prescribed for the central government, sponsoring bank and state। सेंट्रल का, स्पॉन्सरिंग का और स्टेट का, इसका बताना है। सेंटर का कितना है हमारा 50, स्पॉन्सरिंग का कितना है 35 और स्टेट का कितना है 15। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर इसको ऐसे पूछा जाता कि ये हमारा सेंट्रल है, ये हमारा स्टेट है, ये हमारा स्पॉन्सरिंग बैंक है, तो सेंट्रल का 50, स्टेट का 15 और स्पॉन्सरिंग का 35, तो हमारा ये आंसर हो जाता। मतलब ये ध्यान में रखना है कि कौन सा ये पहले लिखा हुआ है, सेंट्रल पहले है, स्टेट पहले है, स्पॉन्सरिंग पहले, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर सेट करना है। जैसे सेंट्रल पहले है तो 50, सेंट्रल स्टेट पहले है तो 15 और स्पॉन्सरिंग पहले है तो 35। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड किसको प्रमोट करता है? किसान क्रेडिट कार्ड को भी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम्स को भी, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम को नहीं करता प्रमोट, रूरल इनोवेशन हब को, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड को भी। यानी कि थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, ए बी डी एंड ई। नेक्स्ट आता है हमारा द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1955 में। आगे हमारा आता है फंक्शंस, आरबीआई के फंक्शंस बताने हमें। ये हमारा फंक्शन नहीं है। फोन ट्रेड को करता है, डिस्काउंट भी करता है इसको, और ये भी एजेंसी सर्विस भी हमारा कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है। तो ए सी एंड डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू एडिड सर्विस ऑफ एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक की वैल्यू एडिड सर्विस कौन सी है? वर्कशॉप एंड सेमिनार्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पीएम जन धन योजना ये कब आई हमारी? 2014 में। पीएम मुद्रा योजना हमारी कब आई? 2015 में। स्टैंड अप इंडिया हमारी कब आई? 2016 में। और वय वंदना कब आई? 2017 में। एक का टू
दोनों में ही है। बी का कितना है 4, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। ये फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। सिडबी 1990 में, नाबार्ड है हमारा 1982 में, आईडीबीआई 1964 में, आईएफसीआई 1948 में। तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सेट है, तो ये ABCD हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये NPA वाला आ गया, ये हमने अभी तक कवर नहीं किया है। ये टॉपिक्स आगे कवर करेंगे तब उनके जो PYQ भी है वो कर लेंगे साथ के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।